यार बच्चों, आज हम देख रहे हैं कैश बजट। ये आपके बिजनेस बजटिंग का चैप्टर है, यूनिट 3 में आता है। और कैश बजट फर्स्ट हेडिंग जो हम ले रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बजट। कोई भी बजट जो होता है उसका पहला उद्देश्य होता है कि वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। कभी भी बजट शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दैट विल बी फॉर द फ्यूचर। अब कैश बजट का मतलब होता है कि फ्यूचर में आपकी कैश रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इस बात को आप पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेना। तो ये आने वाले भविष्य के खर्चों के बारे में, भविष्य की आय के बारे में जब आप एस्टिमेट लगा लेते हो कि भाई आने वाले 1 साल में, आने वाले महीने में, आने वाले 5 साल में मेरे पास क्या क्या कैश की रिसिप्ट्स होंगी और क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे। अब इसमें ज्यादातर टाइम में क्या होता है कि मंथली बेसिस पे चलता है। व्यापारी कम से कम 4-5 महीने का एक एस्टिमेशन लेके रखता है कि आने वाले जो समय है वो उसमें उसके पास कितना पैसा है, वो कैसे उसको मैनेज करेगा और कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है जिसको उसको रिसिप्ट्स कहेगा, कहाँ कहाँ को उसको पेमेंट करना है उसको पेमेंट कहेगा और डिफरेंस निकालेगा। उस डिफरेंस के दो आंसर हो सकते हैं। एक, या तो उसके पास कैश बच जाएगी जिसको हम पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं, और या उसके पास कैश कम रहेगी जिसको हम नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही उसके पास उसको पता चला मेरा नेगेटिव बैलेंस हो रहा है, नेक्स्ट मंथ 50,000 रुपए माइनस के आ रहे हैं, माइनस के आ रहा मतलब इसका मतलब पैसे कम है, तो उसको फ्यूचर फोरकास्ट जब हो गया, पता चला कि अगले महीने या 6 महीने बाद मेरी स्थिति ये होने वाली है, फ्यूचर का एस्टिमेशन उसने लगाया और पता चला 50,000 रुपए चाहिए। अब उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो अपने बैंक में ओवरड्राफ्ट बनाए और या फिर वो कहीं से लोन अरेंज करे। सही है। तो कैश बजट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है जिसके अंतर्गत फ्यूचर के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद व्यापारी ये तय करता है कि आने वाले फ्यूचर में मेरे पास पैसा कम तो नहीं है। यदि कम है तो वो क्या करेगा, लोन की व्यवस्था करेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था करेगा। और अगर ज्यादा है, ऐसा भी तो हो सकता है आप कहोगे सर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा है तो वो उसको कहीं और इन्वेस्ट करने की सोचेगा। कि कैश बजट का पहला ऑब्जेक्टिव होता है, कैश बजट क्यों बनाया जाता है उसका कारण हुआ। सेकंड हेडिंग हम ले रहे हैं मेथड। कैश बजट बनाने की 3 मेथड्स हैं। पहली मेथड है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। कौन सी मेथड है? रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड सबसे अच्छी, आसान और इंपॉर्टेंट टेक्निकल यही है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी रिसिप्ट्स हैं, पैसे आने के सोर्स, तो बच्चों पैसे आने के सोर्स क्या होते हैं? ऑन टिप्स है। सबसे पहला होता है, आप अगर कैश सेल्स करते हो तो नकद बेचने से जो पैसा आता है वो होगा, रिसिप्ट बोल रहा हूं। दूसरा, अगर आप उधार बेचते हो तो ऐसी स्थिति में जो डेटर से कलेक्शन होगा तो डेटर से कलेक्शन, दो हो गए। उसके अलावा अगर मान लो किसी से लोन लिया तो पैसे आने का एक साधन हो गया, या कहीं और अन्य। मुख्य रूप से दो ही रिसिप्ट मानी जाती है, कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। रिसिप्ट ये दो ही है मुख्य रूप से। उसके अलावा तो मान लो कहीं से भी पैसा आता है तो हम रिसिप्ट बोलेंगे उसको, पर बिजनेस में तो ये दो तरीके ही हैं। अब मान लो आपने किसी से लोन लिया, पैसा आया। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था, डिविडेंड मिला तो पैसा आया। तो जितने भी रिसिप्ट है वो सारे ये आपके हो जाएंगे। और पेमेंट्स में तो दुनिया भर के सारी चीजें पेमेंट्स ही हैं। जो भी खर्चों का भुगतान किया पेमेंट होगा। अगर आपने किसी को पैसे दिए तो भी पेमेंट हो जाएगा, कर्मचारियों का पेमेंट किया, आपके इंटरेस्ट चुकाया, जो भी सारे पेमेंट्स आते हैं। इसमें यह भी नहीं देखा जाता कि क्या कैपिटल रिसिप्ट है या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ना ही ये देखा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अंतर क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब अगर आप लोन लेते हो तो भी पैसा ही माना जाएगा, और अगर आप मान लो मशीन बेचते हो उससे पैसा आया तो भी वो पैसा ही माना जाएगा। तो कैपिटल और रेवेन्यू में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है। कोई भी पैसा आना रिसिप्ट है,
पैसा जाना पेमेंट है, और उसका जो डिफरेंस है वो आपको कैश बैलेंस बता देता है, वो प्लस या माइनस हो सकता है। यह सबसे पहली मेथड है। हम जब सवाल करेंगे तो फर्स्ट मेथड का उपयोग हम करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड आपके आती है एडजस्टेड पी एंड एल मेथड। एडजस्टेड पी एंड एल मेथड में क्या किया जाता है, एक व्यापारी अपने पी एंड एल को जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उसको फ्यूचर के हिसाब से दोबारा से बनाता है कि आने वाले समय में उसका क्या होगा, किस तरीके से वो करेगा, तो वो दोबारा से उसको बनाता है, तो रिकंस्ट्रक्ट करता है पी एंड एल को। और जब रिकंस्ट्रक्ट करता है तो उसमें जो डिफरेंस आता है उसके आधार पर वो पी एंड एल मेथड को यूज करता है। और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड भी वही है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का मतलब हो गया कि पूरी बैलेंस शीट, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी की सारी चीजें भविष्य में कैसी होगी उसको दोबारा से लिखता है, फ्यूचर फोरकास्टिंग करता है। जैसे मान लो डेटर है कि भाई डेटर अभी 50,000 है पर आने वाले भविष्य में 60,000 हो जाएंगे, तो वो डेटर नया लिख देता है। उसी तरह से स्टॉक पहले इतना था, अब आगे आने वाले फ्यूचर में इतना होगा, उतना लिख देता है। कैपिटल पहले इतनी थी, अब इतनी हो जाएगी, इतना लिख देता है। तो सारी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, फिक्स लायबिलिटीज को फ्यूचर में कैसी होंगी वैसे दोबारा से लिख देता है, तो एक नई बैलेंस शीट बन जाएगी। और उस नई बैलेंस शीट में आपके जो कैश होता है वो डिफरेंस से निकाल देगा, तो उसे वो कहेगा कि कैश रिक्वायरमेंट आ जाए। लेकिन चूंकि ये दोनों ही मेथड इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो बहुत रेयरली ये सवालों में पूछी जाती है और ना ही इतनी टेक्निकल है, तो ज्यादातर जो यूज में आती है, जो हमारे सवालों में है, वो यही मेथड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। ठीक है, अब उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे आपके दे रखा है आगे दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। इसका एक फॉर्मेट बनाया है हमने। इस फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर ही ऊपर रिसिप्ट लिखा जाता है। उस रिसिप्ट में ओपनिंग कैश बैलेंस, उसके बाद में जितनी भी रिसिप्ट्स है वो उस पर जोड़ दी जाती है, तो रिसिप्ट का ओपनिंग बैलेंस उसमें रिसिप्ट जोड़ दी जाएंगी, तो टोटल रिसिप्ट आएगी। और टोटल रिसिप्ट में से पेमेंट्स घटा दिए जाएंगे, जितने भी पेमेंट्स होते हैं घटा देंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आपके बैलेंस आ जाएगा कैश का। तो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड होता है। तो इसमें थियोरेटिकल पार्ट में इतना ही है, प्रैक्टिकल पार्ट हम आगे इसमें देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।